चलिए, तो अपने पीजीबीपी वाला टॉपिक जो देख रहे थे डेप्रिसिएशन, वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो थोड़े से पॉइंट्स ऐड करने हैं वो कर देता हूँ, जो आज के लिए जो पॉइंट्स नेसेसरी है, ताकि फ्लो में टॉपिक आपका खत्म हो जाए। हमने लास्ट में एक्चुअल कॉस्ट वाला पार्ट देखा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, किस रेट पे होता है, वो हमने देखा। अब एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये दोनों चीजें मैं साथ में कवर करवा देता हूँ। थियरी आपको चाहिए तो पेज नंबर 89 पे है, सेक्शन 32 का ही पार्ट है, नॉर्मल डेप्री एंड एडिशनल डेप्री। पहले नॉर्मल पे फोकस करते हैं, क्या चीज़ है। अभी हमने देखा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो डे वाइज कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी और अननेसेसरी का एफर्ट है। डिपार्टमेंट ने बोला भाई लमसम गिन लो, ब्लॉक वाला सिस्टम फॉलो करो। एक जैसी आपके पास 50 एसेट है ना, 50 का एक ग्रुप बना दो। ओपनिंग वैल्यू ले लो लास्ट ईयर की जो आ रही थी, जितना इस साल खरीदा उसी में प्लस करते जाओ, जितना इस साल पुराना मशीन बेचा इसमें से माइनस करो, क्लोजिंग वैल्यू निकालो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनो, बात खत्म। तो लमसम कैलकुलेशन चलने दो। हाँ, बट फिर इसमें क्या है ना, असेसी भी तो फायदा उठाने की कोशिश करता है। असेसी क्या ट्राई करेगा, देखो साल के एंड में मार्च में मैं इवेल्युएशन कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंट ने बोला सर बहुत प्रॉफिट आ रहा है इस बार, टैक्स ज्यादा आएगा, क्या करना है। मैं बोला एक काम करते हैं, अगले महीने ना कुछ मशीन्स खरीदनी थी, इस साल ही खरीद लेते हैं। 15-20 दिन में खरीदने का प्रोग्राम तो चल ही रहा था, 31 मार्च से पहले खरीद लेते हैं। फायदा ये होगा कि पूरे साल का डेप्री क्लेम करने को मिल जाएगा। मशीन है, 15% डेप्री क्लेम करने को मिलेगा। मान लो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था, तो 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। 15 लाख पे सीधा सीधा टैक्स बचेगा 30%। अगर अपनी कंपनी है मान लो, तो 4.5 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा। बोले हाँ सर ये अच्छा आइडिया है, तो जो अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करना था, मई में करना था, वो अभी कर लो। तो ऐसा अगर करेंगे ना, फिर डिपार्टमेंट को लगेगा यार हमारा ही नुकसान हो रहा है, ये तो साल के एंड में असेट परचेज कर ली, पूरा साल यूज तो की नहीं, साल के एंड में 2 दिन यूज की और पूरे साल का डेप्री लेके चला गया। ऐसे नहीं देना एसएससी को। उसको भी ये समझ आनी चाहिए कि भाई डेप्रिसिएशन उतना ही क्लेम करने को मिलेगा जिस तरीके से आपने यूज किया। क्या वो अर्जेंट है तो ले लो, नहीं तो 15 मिनट बाद बात कर लेना। अच्छा तो उठा के ऑन रख लो और क्या, सुन लेगी लेक्चर। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो हम हर साल क्लेम करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे हम फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि भाई 15% डेप्रिसिएशन है, तो डिपार्टमेंट ने फिर यहाँ पे ये सोचा कि चलो डे वाइज कैलकुलेट ना करवाना, अंडरस्टूड है, कन्वीनियंस वाली बात है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आएगा ना मार्च वाला, इसका क्या सोल्यूशन निकाले। तो उन्होंने एक रूल ऐसा बना दिया, आप पूरे साल में उस असेट को कितने टाइम के लिए यूज करते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको फुल डेप्री देना है या हाफ डेप्री देना है। तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं कि 15 के बदले एक 7.5 वाला ऑप्शन तो ला ही सकते हैं। तो इन्होंने जो कंसेप्ट यहाँ पे लगाया ना, उसमें देखो ड्यूरेशन मेंशन की होगी, थियरी में वो बात मेंशन की ना, 180 डेज का एक क्राइटेरिया, देखो उसके बेस पे बता रहा हूँ, चलेगा यहाँ देखो यही बता देता हूँ। 180 डेज का एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी असेट को पुट टू यूज किया है फॉर मोर देन 180 डेज, एटलीस्ट 180 डेज और मोर, तो उस कंडीशन में आप पूरे साल का डेप्री क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर 180 डेज से कम टाइम के लिए पुट टू यूज किया, तो उस साल में आपको डेप्रिसिएशन जो भी रेट होगा ना, उसका आधा मिलेगा, जो आपका रेगुलर रेट है उसका आधा। अब आपने इंस्टॉलेशन किया मार्च में, जैसे अपने एग्जांपल में देख रहे थे, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 5 दिन ही मशीन यूज हुई है, तो लेस देन 180 डेज हो गया। लेस देन 180 का मतलब है नॉर्मल डेप्री का रेट जो भी होगा उसके बदले आपको कितना मिलेगा इस साल, आधा, 7.5%। अगले साल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर अगला 31 मार्च तो आपकी मशीन पूरा साल यूज हुई है, तो उस साल से आप 15% पूरा ले लेना। लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन में अगर यूजेज का ड्यूरेशन 180 डेज से कम है, तो जितना भी आपके असेट के ऊपर डेप्री का नॉर्मल रेगुलर रेट है, उसका आधा ही आपको क्लेम करने को मिलेगा फॉर दैट ईयर। अब अगर आपकी बिल्डिंग है जिसपे 10% डेप्री लगता है, कमर्शियल वाली बिल्डिंग है तो 10 का 5 मिलेगा, रेसिडेंशियल वाली है तो 5 का 2.5 मिलेगा, मशीन है 15 का 7.5 मिलेगा, टेम्पररी स्ट्रक्चर है 40 का 20 मिलेगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आधा ही डेप्री क्लेम करने को मिलेगा। ये स्कीम यहाँ पे इन्होंने लगा दी। अब कोई सोचेगा ना कि मैं साल के सेकेंड हाफ में या लास्ट में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले लूँ, तो टैक्स बेनिफिट भी उसको एक लिमिट तक ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता नहीं पूरा डिसअलाउ कर दो ना इस साल में, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। कोई भी बिजनेसमैन फिर जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा होगा ना, वो सेकंड हाफ में करेगा ही नहीं, बोले छोड़ना फिर डेप्री में नुकसान जाएगा, अप्रैल में खरीदेंगे।
इससे क्या होता है ना, पूरा प्रोडक्शन साइकिल, जीडीपी स्लो हो जाती है। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सोचेगा मैं 4 महीने बाद इन्वेस्ट करूंगा, प्रोडक्शन 4 महीना लेट शुरू होगा, सेल 4 महीना लेट शुरू होगा, वो साइक्लिक इफेक्ट हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। तो किसी को डिमोटिवेट भी तो नहीं करना है कि अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। बोला चलो हाफ रेट अलाउ कर देते हैं। आया समझ में क्लियर? तो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो जो हर असेट पे आपको हर साल मिलता है उसको नॉर्मल बोलेंगे, जो रेट्स आपने अभी देखे आगे उसकी बात हो रही है। तो इसमें तो इतना ही कंसेप्ट है। फिर आया एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, ठीक है, वो टाइटल दिया हुआ है वहां पे। क्लॉज 2 में भी क्लॉज 2A सॉरी एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो एड्रेस बहुत बड़ा है इसका, 32 सब सेक्शन 1 उसमें क्लॉज 2A एडिशनल डेप्री। एडिशनल डेप्री एक स्पेसिफिक स्कीम है। स्पेसिफिक स्कीम में इन्होंने ऐसा बोला कि एडिशनल डेप्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अवेलेबल होता है ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दिस इज द क्राइटेरिया। आपका फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने प्रीवियस ईयर में नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हो तो उस पर आपको नॉर्मल डेप्री के साथ साथ एडिशनल डेप्री भी एक्स्ट्रा क्लेम करने को मिलेगा। फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि आपके पहले साल में टैक्स सेविंग ज्यादा हो जाएगी, अर्ली आपको खर्चा क्लेम करने को मिलेगा, ये इसका एडवांटेज होता है वैसा। अब देखो ऐसी न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने प्रीवियस ईयर में खरीदी तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो 15% होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग से। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है? 20%। समझ आया? तो 35% आपको डेप्री पहले ही साल में मिल गया। इन शॉर्ट आपका खर्चा जल्दी आप राइट ऑफ कर पाओगे, वेट कम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जितना ज्यादा जल्दी क्लेम करने को मिलेगा उतना उस साल का टैक्स कम हो जाएगा और जो खर्चा आज कर चुके हो वो जल्दी राइट ऑफ होगा। तो दैट इज एन एडवांटेज। तो उस हिसाब से एडिशनल डेप्री का एक कंसेप्ट निकाला, बट दिस इज ओनली फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लांट एंड मशीनरी में वही प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। तो मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए मशीन लगा रहा हूँ, उस पर एडिशनल डेप्री मिलेगा। न्यू होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं चलेगी। समझ आए? नहीं तो एक दूसरे को लोग मशीन बेच बेच के एडिशनल डेप्री लेते रहेंगे। आजू बाजू फैक्ट्री है, हर साल एक दूसरे को एक दूसरे की मशीनें बेच देते हैं ऑन पेपर, फिर एडिशनल डेप्री मिल जाता है तो जो डेप्रिसिएशन 5-6 साल में राइट ऑफ होता था वो 2-3 साल में हो जाता है। सेंस नहीं है। तो बोला न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए और प्रोडक्शन के लिए जो मशीन यूज होती है ना उसी पे मिलेगा ये। अब बोले सर मैंने ना फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, उसके साथ साथ ऑफिस बनाया, फैक्ट्री में मशीन्स लगाई, उस पर एडिशनल डेप्री क्लेम किया, लेकिन ऑफिस में एसी लगाया। अब एसी भी तो मशीन होती है सर, उस पर भी तो एडिशनल डेप्री मिलना चाहिए, है तो फैक्ट्री का ही हिस्सा। एसी प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा ना, तो एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। वो ऑफिस यूज है, प्रोडक्शन यूज नहीं है। ठीक है, कॉफी मशीन लगा ली, लैपटॉप लगा लिया, बोले सर ये भी तो सब मशीन है। सब कुछ मशीन है लेकिन प्रोडक्शन में यूज नहीं होती ना, एडिशनल डेप्री उस पर नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्लेम करो वो तो मिल ही रहा है, उसके लिए कौन मना कर रहा है। बात समझ आई? तो ये पॉइंट है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है 180 डेज वाला। अगर किसी ने 15 मार्च को नई मशीन पुट टू यूज कर दी तो उसको नॉर्मल डेप्री कितना मिलेगा? 15 या 7.5? 7.5। तो उसको एडिशनल डेप्री भी कितना मिलेगा पता है? 20 के बदले 10%। हाँ, एडिशनल डेप्री का रेट फिक्स है 20%, एक ही रेट है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। नहीं वो अभी उसमें जो लिखा है मत देखो, मैं पूरा समझाता हूँ फिर देखना, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चीजें दे रखी है। एडिशनल डेप्री का नॉर्मल रेट कितना है? 20%, वो फिक्स है। प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है तो उसमें 20% ही रेट आता है। पर अगर आपने ये सब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पूरे साल में 180 डेज से कम टाइम के लिए किया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो रेट कितना हो जाएगा? 20% के बदले आधा 10%, वैसा है। अब ये 180 डेज जो है ना वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं आपको कि पूरे साल में पुट टू यूज कब हुआ है। नियर अबाउट जो सेंटर हाफ में डेट आती है ना वो 2 अक्टूबर के आसपास आती है। अब ये लीप ईयर पे भी डिपेंड करता है, 3-4 अक्टूबर के आसपास की तारीख आती है। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 180 डेज से कम ही बचते हैं, मतलब 4 अक्टूबर टू 31 मार्च। और अगर आपने मान लो सितंबर में, जुलाई में, जून में कभी भी इन्वेस्ट किया या इंस्टॉल की मशीन, तो वहां से आप 31 मार्च गिनोगे तो आपके 180 डेज पूरे हो ही जाते हैं। तो 180 डेज पूरे होते फुल डेप्री, 180 से कम हुआ तो हाफ डेप्री। आया समझ में? तो नॉर्मल वाले केस में भी हाफ डेप्री का क्राइटेरिया लग जाता है, एडिशनल वाले में भी ये सेम चीज होती है। चलो कोई रेफरेंस डेट ले लेते हैं। एक काम करो ना, 4 अक्टूबर से गिनो। चलो 4 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025। क्या है इसको आज
चलो ये है आपकी डेट ऑफ पुट टू यूज। यहां से यहां तक कितने दिन हो रहे हैं? एग्जैक्ट गिन के बताने पड़ेगा, ऑप्शन नहीं चलेगा। मुझे दो ऑप्शन दे रहे हैं, 177 या 176। कैसे गिनेंगे पता चल रहा है? देखो वो जो अक्टूबर का महीना है ना वहीं से शुरू करो, बाकी तो फिर आपको 30, 31 प्लस ही करना और कुछ नहीं करना। 31 का महीना होता है अक्टूबर का, अभी चल ही रहा है। इसमें से 4 तारीख को तो पुट टू यूज कर दिया ना, इसके पीछे कितने दिन चलेगा? 3। ठीक है, तो अक्टूबर के जो दिन है वो कितने लेने हैं? 31 में से 3 माइनस कर दो, 28। ठीक है, ये पुट टू यूज वाले हो गए। फिर आगे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लीप ईयर तो नहीं है ना? नहीं, तो 28 और मार्च के 31। अब ये टोटल कर कितना हो रहा है देख लो। 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे 180। यहाँ ये 2 सेट हो जाएंगे और ये 179 हो रहा है। देखो आ गई ना 4 अक्टूबर, ना 176 ना 177, 179। वही तो ना, तो 31 वाले महीने 28 वाला महीना, वो फेब के तुम्हारे 2 दिन कट गए ना। हाँ, इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो ऐसे ही गिनना पड़ेगा ना, एक्चुअल डे टू डे चाहिए ना। तो इन शॉर्ट अगर आपने 3 अक्टूबर को पुट टू यूज कर दिया तो 180 दिन पूरे हो जाते हैं। 4 अक्टूबर को पुट टू यूज किया ना तो फिर 179 हो जाएगा। ठीक, लिखा हुआ तो मिल जाएगा अंदर कहीं ना कहीं, उसका तो कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ, वो ऐसे ही होता है, बॉक्स में भी है पीछे, वो पेज 90 पे जो बॉक्स है ना उसमें भी वो बात लिखी है। तो लिखा हुआ तो सब कुछ मिल जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए इसका कैलकुलेशन। अब ये चीज है ना, ये है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। थियरी कोई कितनी भी रट के चला जाए, फिर एग्जीक्यूशन आता नहीं है उसको, तो यहाँ फिर कैसे गिनेगा? ये गिनना आना चाहिए। तो 179 डेज हो रहे हैं 4 अक्टूबर। इसलिए मैं बोला 2 अक्टूबर एग्जैक्ट नहीं है, वो गांधी जी थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो गए, नहीं तो सेट हो जाए। 3 तारीख को आते हैं ना, तो आपको उनकी बर्थ डेट याद रह जाती है, क्योंकि 3 अक्टूबर जो है उस पर 180 डेज हो रहे हैं। पर उसमें भी फिर लीप ईयर पे डिपेंड करता है। अब ये तो 24-25 है, 23-24 होता, 23-24 होता ना। हाँ जाने दो, कोई बात नहीं, गांधी जी पॉकेट में अच्छे हैं। हाँ, बाकी यहाँ पे फोकस करो। तो 179 डेज जो है वो इस केस में हो रहे हैं। अब ये 3 अक्टूबर को इंस्टॉल कर दिया होता तो 180 पूरे हो जाते। एक दिन के वजह से वो आपके डेप्री के रेट में फर्क पड़ गया। इस सिचुएशन में आपको पता है नॉर्मल डेप्री कितना मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी पे? 7.5%। ठीक है, और एडिशनल डेप्री कितना मिलेगा? 10%। टोटल हो गया, नहीं राउंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली हो गया 18 में होगा, तो 17.5। क्लियर है? अब आगे की बात समझो, ध्यान देना। एडिशनल डेप्री इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि एडिशनल डेप्री में क्या बोला था? ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी न्यू की कैटेगरी में कब तक आएगी? 1 साल, 2 साल, 5 साल। फर्स्ट ईयर, इसी साल खरीदी है तो न्यू। सेकेंड ईयर से तो एक बार डेप्री लग गया फिर तो पुरानी हो गई। समझ आ रहा है? तो ये एडिशनल डेप्री जो होता है ना, एडिशनल डेप्री इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, जब वो नई कैटेगरी में मानी जाती है। सेकेंड ईयर से एडिशनल डेप्री नहीं मिलता। सेकेंड ईयर से क्या मिलता है? सिर्फ नॉर्मल डेप्री। ये बात समझ आई? बोलो, ये तो क्लियर है? अब इसमें ना जो असेसी है, टैक्स पेयर है, इस बात पे उसका भी एक ऑब्जेक्शन आया, या उनकी तरफ से एक नेगेटिव रिव्यू आया। उन्होंने बोला सर एडिशनल डेप्री आपने बोला था कि नॉर्मल सिनारियो में 20% मिलता है, तो हमें थोड़ा फायदा दिखा कि हमारा खर्चा जल्दी राइट ऑफ होगा। अब आपने इसको भी आधा कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर तो आप ये दोगे नहीं, एडिशनल डेप्री तो खाली फर्स्ट ईयर में होता है, तो हमारा तो 20 का 10 हो गया ना। तो फिर हम 4 अक्टूबर के बाद इन्वेस्टमेंट करें क्यों? थोड़ा रुक जाते हैं 2-4 महीने इधर उधर। अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सीधा अप्रैल में। और जब अप्रैल में इन्वेस्ट करेंगे तो उस साल में हमको 15 और 20 पूरा 35% मिलेगा, डबल हो जाएगा सीधा। रुक जाते हैं, इसमें तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो थोड़ा नेगेटिव फीडबैक गया, डिपार्टमेंट ने इसमें कर दिया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या किया वो समझो। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो हमारा इंटेंशन आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन रोकने का तो नहीं है, बट फिर आप लोग भी इसका मिसयूज करोगे, मार्च में इन्वेस्टमेंट करके 35% डेप्री ले जाओगे, इसलिए हमको मजबूरी में ये करना पड़ा। चलो एक काम करते हैं, आपका नुकसान नहीं करते। अगर आपने ये सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान से समझना, सेकेंड हाफ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो नॉर्मल डेप्री और एडिशनल डेप्री देखो फर्स्ट ईयर में तो यही देंगे आपको, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में कॉन्जिक्यूटिवली जस्ट नेक्स्ट ईयर में आप और 10% एडिशनल डेप्री फिर से ले सकते हो। ये तो चलो 15 हो जाएगा पूरा, इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो पूरा साल हो गया ना।
बट ये जो आप बोल रहे थे ना कि सर 20 का 10 कर दिया, 10 का नुकसान हो गया, 10 यहाँ पे ले लेना और बोलो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एडिशनल डेब्री का जो 20% आपको कमिट किया था वो हम देंगे, लेकिन 2 पार्ट्स में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। ये पहले नहीं था, कुछ साल पहले जब ये लोग पॉइंट लेके आए थे तो सिर्फ यही था, बाद में अमेंडमेंट करके इन्होंने ऐड किया। 4-5 साल हो चुके हैं, कोई अभी रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा है। तो अब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एडिशनल डेब्री अगर किसी को फर्स्ट ईयर में आधा ही मिला बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, तो बाकी का आधा वो कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड ईयर में क्लेम कर सकता है, मना नहीं करेंगे। और ये वाला तो वैसे भी डबल हो ही गया क्योंकि ये तो पूरा साल काउंट हो गया, तो इस साल में आप देखा जाए तो 25% क्लेम कर दिया। थर्ड ईयर से क्या सिनारियो होगा, सिर्फ 15 ही मिलेगा, अभी तो खत्म हो गया। बात समझ आ रही, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो नॉर्मल डेब्री इज अ सेपरेट कंसेप्ट, एडिशनल डेब्री इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट कंसेप्ट, दोनों मिक्स नहीं होते। एडिशनल डेब्री स्पेशल केस है, सिलेक्टेड सिनारियो में मिलता है। कब, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्स्ट ईयर ऑफ उसका इंस्टॉलेशन हो, तो आप नॉर्मल डेब्री से सरप्लस एडिशनली एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ये स्टोरी है, ठीक है। अब ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, पेज 89 पे आपको रेट भी दिख जाएगा, 20% मेंशन किया है ये फर्स्ट पॉइंट में। नहीं, अब तो 1 लाख की मशीन को 5 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हो? एसएलएम मेथड तो चलता ही नहीं है ना, डब्ल्यूडीवी चलता है। डब्ल्यूडीवी तो हो गया 15% डेप्री का जो नॉर्मल रेट है वो क्या है, डब्ल्यूडीवी है। तो अपन ने देखा एसएलएम सिर्फ पावर जनरेशन यूनिट्स वालों को ही अवेलेबल है, वो भी उनके ऑप्शन पे। वो बोले नहीं हम भी डब्ल्यूडीवी फॉलो करेंगे, तो करो, हम का मना कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो एसएलएम फॉलो करना तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज को हमने अलाउ किया है एट देयर चॉइस, बट बाकी सबके लिए डब्ल्यूडीवी है। तो 1 लाख को 5 हिस्सों में बांटना, वो तो एग्जाम्पल अपन एसएलएम समझने के लिए देख रहे थे, बट वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। बात समझ आ गई? पहले रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपकी 1 लाख की मशीन थी, 35,000 आपका डेप्री पीएनएल में डाल दो, उसके बाद बचा 65, तो 65,000 पे अगले साल से 15%, फिर माइनस करके जो बचा उस पर 15%, वैसे चलता रहेगा। रिकरिंग है ना, वो लेस होता जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली स्टोरी थी। अब इसमें देखो एक पॉइंट लिखा है जो अब एप्लीकेबल नहीं है लेकिन हिस्ट्री हो चुका है, बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है उसमें। आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट दिख रहा है बोल्ड में, हावेवर वाला। ये स्कीम लेके आए थे ये लोग 5 साल के लिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 और 21 तक चला था। 5-6 साल ये स्कीम चली। ये स्पेशल केस था, एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर एक एडिशनल केस और एक सेपरेट केस था। दिस वाज ओनली फॉर स्पेसिफिक नोटिफाइड एरियाज। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो एग्जाम के लिए वो पॉइंट काम का नहीं है क्योंकि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है AY 25-26 में, बट एक कंसेप्ट समझने के लिए, नॉलेज के लिए कि गवर्नमेंट सोचती कैसे, उस इंटेंशन से आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट तो करना ही है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे इंडिया में इवन है क्या, एक जैसा है क्या? नहीं। जैसा गुजरात में है वैसा बिहार में भी। बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, देखा होगा आपने, तो थोड़ा मीडिया में काफी हाइप है उसका, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर तो रहना ही है। अब जो उनको सपोर्ट करता है वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी क्या है कांग्रेस क्या है, उनको चीफ मिनिस्टर बने रहना है बिहार का, वो स्कीम चलती है वहाँ पे। अब बिहार इलेक्शन है तो आप देखो जितनी फैक्ट्रीज, जितना बिजनेस, जितनी इनकम गुजरात में लोगों की है उतनी बिहार में नहीं है। वेस्ट बंगाल का सिनारियो अलग है, झारखंड उड़ीसा अलग है, साउथ में अलग है, कश्मीर में अलग है, डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट जब पूरे इंडिया को चला रही है ना, तो उनके माइंड में रहता है अरे यार बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, थोड़ा पीछे चल रहा है, इनका भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बोले झारखंड में थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में और फैक्ट्रीज लगवानी पड़ेगी, लोगों को काम कैसे मिलेगा। तो उस चीज के लिए जब गवर्नमेंट ये सब सोचती है ना, वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखता है। इन्होंने 4 स्टेट्स को तब टारगेट किया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स थे। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो भी लोग इन चारों स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाएंगे, हम बताएंगे कौन से एरिया नोटिफाइड में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे फैक्ट्रीज की जरूरत है, कहाँ पे रोजगार की जरूरत है और वहाँ पे कुछ है नहीं, और वहाँ के लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो कंपनी वालों को लालच दिया, बोले काम करो, हम आपको 4 स्टेट की लोकेशंस दे देते हैं, इन लोकेशंस पे जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसको एक सेक्शन 32 AD एप्लीकेबल होगा। 32 AD में उसको और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। बात समझ आ रही? एक्स्ट्रा मतलब इन दोनों से एक्स्ट्रा, ये तो है ही, और एडिशनल डेप्री क्लेम करने को मिलेगा जो नियर अबाउट 15% जैसा था, 15%। तो ये 35 तो हो ही रहा था नॉर्मल सिनारियो में, 15 और 20 और 15, टोटल कितना हो गया? 50। तो 50% डेप्री तो पहले ही साल में मिल जाएगा। आप करो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में,
5 करोड़ का खर्चा पहले साल में क्लेम कर लो। आप देख रहे हो आपका डेप्रिसिएशन कितना जल्दी सेट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा लालच 32 AD में इन्होंने दिया था 5 साल तक। उसके बाद उनको सेक्शन की जरूरत नहीं लगी, फाइनेंस एक्ट में हटा दिया। आपके एग्जाम में 32 AD एप्लीकेबल नहीं है, आपके एग्जाम में 2 ही है, नॉर्मल डेप्री, एडिशनल डेप्री, बट ये स्कीम तब एप्लीकेबल थी। अब इंटेंशन समझ आया कैसे सोचते हैं, कैसे सेक्शंस बनते हैं, बस वो इंटेंशन बताने के लिए पॉइंट रखा है, बाकी काम का नहीं। देखो बोला ही है 1 अप्रैल 2021 से डिडक्शन बंद हो चुका है, तो वहाँ क्लियर लिखा है, कोई खुद भी पढ़ेगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसमें देख रहे हो 35% का एक रेट लिखा है, ठीक है। वो 35% आया कहाँ से पता है? 20% एडिशनल डेप्री ये वाला, और 15% एडिशनल डेप्री 32 AD वाला। तो 20 और 15 मिला के कितने हो गए? 35% हो गए। नॉर्मल डेप्री से ऊपर 35%, नॉर्मल डेप्री खुद 15 होता है, और ये 35% डला, टोटल कितना हो गया? 50, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ 3 कैटेगरी हो गई, एक 15% नॉर्मल डेप्री, एक 20% एडिशनल डेप्री, एक 15% 32 AD वाला एडिशनल डेप्री। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है 35। तो अपने लिए तीनों का टोटल कितना हो गया? 50। समझ आ रहा है? ऐसा था, बट अब ये अब एप्लीकेबल नहीं है, तो खत्म हो चुका है ऐसा। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो आपको 180 डेज वाली स्टोरी समझ आ गई, डेज कैसे कैलकुलेट करने। 180 डेज से कम पुट टू यूज होगा तो आधे साल का डेप्री मिलेगा, फिर अगले साल से भले पूरा ले लो। एडिशनल डेप्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलता है। आप फर्स्ट ईयर में अगर आधा ही क्लेम कर पा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर में बाकी का आधा क्लेम कर लो, बैक टू बैक, बात खत्म। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। अब जब डेप्रिसिएशन के अपन सम्स करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नंबर्स के साथ उसमें एग्जीक्यूट करके समझाऊंगा, तो उसका एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? अब क्लियर? बस इतना रखते हैं, बाकी की चीजें फिर कल